हेलो दोस्तों, मैं आईटीएन कांतनु आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको आईटीएन पे। हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशनल डायनेमिक्स, और रोटेशनल डायनेमिक्स में हम लोगों ने पिछली वीडियो में ख़त्म कर लिए थे एंगुलर इम्पल्स और एंगुलर मोमेंटम थ्योरम और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। उससे 2 सवाल और बच गए थे। आज हम उसी को कंप्लीट करके हम लोग आज बढ़ेंगे कंबाइंड मोशन की तरफ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, पेन पेपर निकाल लीजिए और बकैती करना बंद करिए। ठीक है, आइए आगे। हम लोगों का आखिरी पड़ाव सर कहाँ था? हम लोगों का यह आखिरी पड़ाव था ये वाला सवाल, ये वाला। और आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आपके खले किताब की तरह। तो आ जाइए, हम लोग एक सवाल लेते हैं। ये सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह ही, बस इसमें एक चीज़ और पूछा है, इम्पल्स इम्पार्टेड बाई हिंज। यही ने पूछा। हाँ, हिंज बोल दीजिए, पिवोट बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और पहला सवाल क्या कह रहा था? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर कॉलिजन। मतलब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और आप अच्छा से समझेंगे। तो पेन पेपर निकाल लो और खुद से करो एक बार ट्राई। नहीं बनता है तब आप वीडियो देखेंगे। जल्दी से हम आपको बताते हैं। ये रहा हमारा रॉड। जो कह रहा है पहले हम वो कर लेते हैं। ये रहा हमारा रॉड। इसी को हम बॉर्न बीटा खिला करके मोटू बना देते हैं। और भाया तुम फील हो जाओ ये वाला, और इसका एक क्लोन बन जाओ ये वाला। ये जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर कॉलिजन का केस हम बना रहे हैं। अच्छा, एक बना लेते हैं और ड्यूरिंग कॉलिजन, ताकि हमें तीनों मिल जाए। क्या क्या है हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक कह रहा था कि एक रॉड है और एक रॉड पे आपका एक स्मॉल मास, जिसका मान लेते हैं इसका मास m दिया हुआ, मानना क्या है, यह v नॉट से यहाँ टकराने वाला, और यह वाला रॉड इस एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट हो सकता था। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगा। अच्छा, एक बात हमें बताइएगा, हमने क्या सीखा? पहले तो लिख लेते हैं। यह वाला आपका मास m था, ये आपका v नॉट, ये आपका v नॉट। ये वाला है क्या? ये आपका जस्ट बिफोर कॉलिजन का केस है, जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन। और ये वाला हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन। अच्छा, एक बात और बताएंगे, ये हमारा का है? ये हमारा है जस्ट आफ्टर कॉलिजन वाला केस, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। क्योंकि हमें पता है कॉलिजन इज अ वेरी शॉर्ट टाइम प्रोसेस, ए लगा खट्टाक। ठीक है, तो देखो एक बात बताना, अगर हम टाइम इंटरवल के लिए दिखाने की कोशिश करें टाइम इंटरवल के थ्रू, तो यह वाला t इज इक्वल टू ये वाला जस्ट आफ्टर जो हुआ वह टाइम था आपका t प्लस dt वाला। तो कहा मास्टर यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वह बहुत ही छोटा dt टाइम के लिए मतलब कॉलिजन हुआ था, और dt बहुत ही छोटा है। अब अगर ड्यूरिंग हम कॉलिजन की बात करें, जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर कॉलिजन वाला एक केस, अगर हम ड्यूरिंग कॉलिजन की अगर बात करें तो ड्यूरिंग कॉलिजन में क्या क्या हो सकता है हमसे आप एक बार जरा हमको बता दीजिए। ये रहा आपका ड्यूरिंग कॉलिजन वाला केस। ये रहा हमारा छुटका बॉल, इसको हम जरा फील कर देते। ये वाला समझ पाएंगे आप? ऐसा है, हम करता नहीं कैसे समझेंगे, हम आपको समझा ही छोड़ेंगे। तुम देखो जरा तो बस खाली। तब जब यहाँ पे जब यह टकराएगा जिस टाइम पे, वो आपका एक दूसरे पे कांटेक्ट फोर्स जो आपका नॉर्मल के रूप में होगा वह एक दूसरे पे लगाएगा। तो हम एक नॉर्मल हम इस पे लगा रहे हैं, और जस्ट इसके एक अपोजिट वाला एक नॉर्मल और हम लगा लेते हैं। इसका एक फ़ोटो कॉपी बना लेते हैं। भाया तुम इधर आ जाओ और तुम ज़रा फ्लिप हो जाओ, इधर आ जाओ। ये दोनों क्या क्या है हम आपको बताते हैं। ये वाला यहाँ पर मान लीजिए आपका ये एन वेक्टर, इसे मान लीजिए आपका एन नॉट वेक्टर। ये वाला क्या था? ये है आपका है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑन किस पे? आपका ऑन रॉड बाई बॉल ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन। अरे बोलो हमारा मुंगेरी, तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अगर तुम एन नॉट के पास जाओगे तो अगर यह लगाया है फोर्स इस पे एन, तो वापस यह भी लगाएगा न्यूटन्स अंकल का कौन सा लॉ? तीसरा लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस। ये वाला क्या हमारा है? यह है आपका है नॉर्मल फोर्स ऑन बॉल या रॉड, ऑन बॉल बाई रॉड ड्यूरिंग। तुम ऐसा ही लिखना तिरछा करके, ठीक है? कह रहा नहीं कैसे लिखेंगे? ड्यूरिंग कॉलिजन। जब आप रिवीजन करें तो आपको वहाँ पर पता हो लगे कि हमने क्या पढ़ा है।
ठीक है। एक बात और बताना, आपको हमने बताया था कि यह कुछ और नहीं, यह दोनों आपका एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेज ही है। तो आपका एक्शन हम शॉर्ट में लिखते हैं, एक्शन रिएक्शन कुछ इस तरह से, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेज, पेयर ऑफ फोर्सेज। अच्छा, आफ्टर कोलिजन का केस क्या हुआ? आफ्टर कोलिजन का केस हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं। भाया तुम आ जाओ एक फ़ोटोकॉपी बन के, तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? कोई बात नहीं, हम दूसरा ही बना लेते हैं। एक गुस्सिया गया हमसे, कह रहा नहीं बनेंगे हम। ये रहा आपका जस्ट आफ्टर कोलिजन का केस। ज़रा इसको हम बॉर्नवीटा खिला देते हैं इसे भी, ताकि आपको दिख जाए। और एक भाया तुम आ जाओ, ये एरो, ये वाला एरो दिखा रहा है कि मान लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन जो बॉल का स्पीड है वह इधर की ओर है। कितना है हम मान लेते हैं कुछ भी अपने मर्जी से, और निकालना ही तो है हमें। और तुम आ जाओ एक सेकंड बस रुक जाइए। ये वाला कुछ इस तरह से हो गया। एक बात और बताएंगे, अगर आप जस्ट आफ्टर कोलिजन की हम बात करें तो मान लेते हैं कि यह रॉड आपका ओमेगा से घूमने लगा और यह बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, इसका स्पीड आपका v0 हो गया। अगर आप पहले सवाल पे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका कह रहा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर कोलिजन। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर यह दे रखा है कि कैपिटल M मतलब रॉड का मास और स्मॉल m मतलब बॉल का मास, दोनों का रेशियो आपका 2 दे रखा है। एक सेकेंड आप वेट करेंगे, सही है, ठीक है। दोनों का मास हमें यहाँ पर दे रखा है m/m = 2 दे रखा है। तो पहला वाला सवाल तो ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था और हम अभी करके भी दिखाते हैं। पहला सवाल के लिए कह रहा है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, निकालने के लिए रॉड का हम क्या कर लेंगे, हम देखेंगे इस हिंज के अबाउट। अगर इस हिंज के अबाउट हम देखते हैं, पहली बात तो ये बता दीजिए, हम अगर यहाँ पर सिस्टम अगर मान लें तो सिस्टम किसको माने? अगर हम बताते हैं कि सर रॉड प्लस बॉल का। अच्छा, एक बात और हमें बताइएगा, एक हिंज रिएक्शन भी लगेगा जिसे आप पिवोट कहते हैं। पिवोट का मतलब हिंज ही समझिएगा आप यहाँ पर, तो कुछ और नहीं, आप यहाँ पर एक हिंज रिएक्शन भी दिखाएंगे। यहाँ पर यह क्या है, यही अभी हम लिख भी देते हैं इसके बारे में। आप काहे गुस्सा करते हैं, हम दिखाते हैं ना। ये रहा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाला हमारा है हिंज रिएक्शन, इससे हम एन डैश बोला करते हैं। एन डैश हमने कहीं माना, नहीं माना। यह है आपका हिंज रिएक्शन या पिवोट, जो भी आप बोल दीजिए, हिंज रिएक्शन ऑन रॉड बाई पिवोट बोल दीजिए या आपका हिंज बोल दीजिए, आपकी मर्जी, बाई पिवोट और हिंज, बाई हिंज। अगर हम यहाँ पर सिस्टम अगर रॉड प्लस बॉल को मानते हैं तो ये वाला नॉर्मल एन डैश मतलब हिंज रिएक्शन को छोड़ करके बाकी दो फोर्सेस एन, ये वाला एन और यह एन नॉट जो कि इम्पल्सिव था भी, वह दोनों इंटरनल बन गया। तो अगर इंटरनल बन गया तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है या तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखना या कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम जब करवाना होता है तो हमें नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल टॉर्क के बारे में ही देखते हैं, क्योंकि दोनों ही नेट एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल टॉर्क ही है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने में या लिनियर मोमेंटम को चेंज करने में, क्योंकि टॉर्क वाला एंगुलर मोमेंटम और फोर्स वाला किसके लिए, लिनियर मोमेंटम के लिए। तो एक बात हमें बताएंगे, अगर हम सिस्टम प्लस रॉड, अगर हमने सिस्टम रॉड प्लस बॉल को माना है तो हियर आप कहिएगा, हियर नेट एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क हेड गियर नेट एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट पिवोट इज जीरो। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया। मतलब हमें एंगुलर मोमेंटम आसानी से हम कंजर्व करवा सकते हैं किसके, हिंज के अबाउट। मतलब अगर इस हिंज को हम वहाँ पर अगर ओ दिखा दें तो आप कहिएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इनिशियली इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज इक्वल टू फाइनल। ये बात आप पिछले क्लास में कैसे लिखते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बताइए कि नहीं। अरे बोल मंगेरिया, तो एक बात बताओ, जब इनिशियली की बात करेंगे तो इनिशियली का आपका इनिशियली रॉड का एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं है, क्योंकि इसका आपका ओमेगा 0 है, क्योंकि यह इस एक्सिस के अबाउट फिक्स्ड था और यह चुपचाप ये पड़ा हुआ था। इसको यह बॉल आता है, टक्कर मारता है, टक्कर मारने के बाद इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है। तो अगर हम लीनियर इनिशियली अगर हम एंगुलर मोमेंटम अगर इस एक्सिस के आउट अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे सर कुछ और नहीं, ये वाला आर क्रॉस एम भी होगा और ये आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ और नहीं इस लेंथ का किसका, रॉड के बराबर। मतलब अगर यहाँ पर अगर आप आर क्रॉस एम भी लिखते हैं तो कुछ और आर परपेंडिकुलर इंटू एम भी, तो यह एल हो गया। बाबा तुम ऐसे काहे लिखा था, देखो ये देखो एल इंटू मास इंटू इसका वेलोसिटी कितना से आ रहा था सर, ये आ रहा आपका v0 से,
ठीक है बात है। तो यहाँ पर हम वी नॉट लिख देते और प्लस इनिशियली रॉड का आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस आपका 0 था, आप 0 लिख पा रहे थे। अगर फाइनल आप लिखेंगे तो आप देखेंगे ध्यान से कि यह रॉड इस पिवोट या इस हिंज के अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन मोशन कर रहा है। जब ऐसा होता है तो हमें पता है किसी भी रिजिड बॉडी का अगर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट वह अगर मोशन कर रहा है जिसे हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन कहते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम किसी भी रिजिड बॉडी का लिखने का एक आसान सा तरीका हम लोगों ने डेराइव किया था फॉर्मूला, जिसे कहते हैं आई एक्सिस इंटू ओमेगा। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आपका वह रॉड या रिजिड बॉडी वह रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख लेंगे पहले। सर तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना, ml²/12 या ml²/3, ml²/3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ml²/3 आई एक्सिस इंटू ओमेगा। एक बात ध्यान देने वाली बात है, अब देखो तुम गलती क्या कर रहे हैं, एक बात हमें बताएंगे। जब यहाँ पर आपने इनिशियली आपने इसका एंगुलर मोमेंटम आपने लिखा था तो एंगुलर मोमेंटम आपने लिखा था बाहर की ओर, मतलब आपने यहाँ पर अगर आपने प्लस लिखा इसका मतलब आपने अपवर्ड डायरेक्शन मतलब या आउटवर्ड डायरेक्शन को अपवर्ड नहीं बोल सकते आप, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोर्ड का डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया है। तो यहाँ पर भी वही बातें आप ध्यान रखेंगे। जब देखो रॉड का अगर आप इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे थे तो आई एक्सिस इंटू ओमेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ओमेगा के लो। अगर ओमेगा का अगर गौर से आप देखते हो तो ओमेगा का डायरेक्शन बाहर था, तो यहाँ पर हम प्लस लिख लिए, तब तक कोई तो दिक्कत नहीं था। मगर जब आप लिखने जाएंगे बॉल का अगर एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट, तो जब आर क्रॉस एम भी आप करेंगे तो यह कुछ इस तरह से जा रहा होगा अंदर की ओर, मतलब यहाँ पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा। ये बातें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो -r×m भी तो l और इंटू एम इंटू कितना आपका है ये वाला वी नॉट के बराबर है। ठीक है, आशा आप समझ पाए। इक्वेशन नंबर 1 है यह एक l, अच्छा स्मॉल l कैपिटल l आपस में बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिख दें, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं हम आपसे, सॉरी देवा। अच्छा एक बात और बताना, यहाँ पर देखना अगर कैपिटल M का वैल्यू 2m के बराबर होगा तो सर यहाँ से हम ऑलरेडी आपका कैपिटल M = 2m इंटू आपका एक और बटा 3 इंटू ओमेगा और -m इंटू वी नॉट लिख पा रहे होंगे। तो मास भी खा जाएंगे। तो आपको बताओ कितना मिला, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 वी नॉट = 2l ओमेगा और माइनस वी नॉट। यह आपका रिश्ता नंबर 1 हो गया। आशा आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा रिश्ते के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अननोन से आप देखेंगे तो एक आपका वी नॉट तो गिवन है मान लेते हैं, वी नॉट तो गिवन था, मतलब वी नॉट तो सर यहीं से आ गया। तो सर वी नॉट आ गया तो वी नॉट कितना आपका 4 वी नॉट = 2 ओमेगा l। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू 2 वी नॉट बटा l आप लिख पा रहे होंगे। एक बार हम आंसर भी मिला लेते हैं ताकि कोई तकलीफ ही ना हो। का देवा का बात करते हो तुम, कर ऐसे थोड़ी होता है मास्टर। अच्छा हम गड़बड़ क्या किए हैं, गड़बड़ ये किए हैं क्योंकि हमने यहाँ पर वी नॉट माना हुआ और यहाँ पर हमने भी वी नॉट मान लिया। वही तो सोच, एक बार एक आंसर कैसे आ जाएगा, तो हम गड़बड़ कर दिए हैं। तो गड़बड़ कहाँ किए हैं, यहाँ पर बस चेंज कर लेते हैं जल्दी से। ये वाला गलती हमसे हो गया, ये वाला कहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्या होना था, क्योंकि जब हम यहाँ पर लिख रहे थे तो यहाँ पर हम इससे रुक जाइए जरा सा, इससे हम चेंज कर लेते। हम गलती से दोनों वेलोसिटी सेम मान लिए, क्योंकि ये तो इनिशियली वी नॉट दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं। जब यहाँ पे आप लिखेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे m इंटू वी के बराबर। जरा अब आप यहाँ पे खाएंगे तो m इंटू वी नॉट = m की वैल्यू 2m बटा 3 इंटू ओमेगा और -m इंटू वी के बराबर। और बताओ यहाँ से मास खाएंगे, यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 3 वी नॉट = 2 ओमेगा और -3 भी। इक्वेशन नंबर 1 या रिश्ता नंबर 1 आप इसे बोल पा रहे होंगे। अगला रिश्ता कहाँ से लिखते थे हम लोग, वही वाला साउथ अफ्रीका मतलब स्पीड ऑफ सेपरेशन, स्पीड ऑफ सेपारेशन = स्पीड ऑफ E इंटू स्पीड ऑफ अप्रोच, E इंटू स्पीड ऑफ अप्रोच, E इंटू स्पीड ऑफ अप्रोच। अच्छा स्पीड ऑफ अप्रोच अगर आप देखेंगे, स्पीड ऑफ सेपरेशन का मतलब कि जस्ट आफ्टर कोलिजन के बाद वह वेलोसिटी से जो दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। और बताओ जुदा होने की वेलोसिटी क्या है, करा इस एंड की अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो इस एंड की वेलोसिटी इधर की ओर ओमेगा इंटू एल के बराबर। यह भी कह रहा है हम तुमसे दूर चले जाते हैं, यह भी कह रहा है हम तुमसे दूर चले जाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहा है। तो भैया हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ओमेगा एल और प्लस भी इसका था स्पीड ऑफ सेपरेशन।
इज इक्वल टू ई इंटू स्पीड ऑफ अप्रोच। तो ई आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, ई के बारे में कौन सा कोलिजन देखा, इलास्टिकली दे रखा है, मतलब यहाँ पर आप कुछ और नहीं, यह वाला ई का वैल्यू आप 1 लिख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर तो 1 आ गया। और स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच का मतलब जब एक दूसरे से वह पास आए थे। अब बता, अरे मास्टर बहुत मजा लेते हो तुम, बताओ यहाँ पर अब पास आने की गति, पास कितनी स्पीड से आ रहा था, वह सिर्फ V0 से आ रहा था। यहाँ पर आप ई इंटू V0, ई का वैल्यू तो वह नहीं था, तो यहाँ पर आप V0 देवत में से काहे होते हो, ये V0 के बराबर आप लिख पा रहे होंगे। आप यहाँ से देखेंगे तो कुछ और नहीं, यहाँ पर आ गया आपका V0 माइनस V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। यहाँ पर हमारे पास जगह तो बचा नहीं, मगर हम फिर भी कोशिश करते हैं तुम्हें सोल्व कर देने को। यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3V0 माइनस 3V इज इक्वल टू 3 ओमेगा एल। और हमें अननोन था 3V, 3V का वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर लीजिए। 3V0, अरे भैया ये 3V का वैल्यू, इसको इधर लेकर आ जाओ। और एक चीज़ और गलती हम कर रहे हैं, यहाँ पर ओमेगा एल छोड़ दिए हैं, और तुम कुछ ससुरे बोलेगो भी नहीं, ये ओमेगा एल। तो ओमेगा एल 3V0 का वैल्यू, 3V0 कौन सा है, 3V0 और माइनस 3V को हम इधर लेकर आ जाएंगे 2 ओमेगा एल, और इधर को हम इधर लेके चले जाते हैं सर। तो ये आ जाएगा आपका 2 ओमेगा एल माइनस 3V0 इज इक्वल टू 3 ओमेगा एल। ज़रा आप हमें बता दीजिए क्या क्या आएगा, हम ज़रा कर लेते हैं। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 6V0। यहाँ पर आ रहा है आपका सर 6V0, अच्छा बात है, 6V0 माइनस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 5 ओमेगा एल। अब हम कुछ गड़बड़ किए तो हमको तुम मैसेज कर दोगे, 6V0 अपॉन 5L के बराबर आया। एक बार हमारे पास आंसर इसका पड़ा हुआ है, हम ज़रा चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास 6V0 अपॉन 5L, हाँ अब समझ में आया। अब सेकेंड सवाल पढ़िए, सेकेंड ज़रा अच्छा सवाल है। अच्छा क्या रहेगा, मतलब बस आपको लगाना आना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे आइए, हम आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा कंबाइंड मोशन आ गया, कोई बात नहीं, इससे ज़रा जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। हमसे क्या पूछा, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो अगला सवाल में आपसे बोला है द इम्पल्स अप्लाइड बाय द पिवोट ऑन द रॉड ड्यूरिंग कोलिजन। अच्छा अब अगर हम इम्पल्स लिखने का मतलब था ना, अगर इम्पल्स आप, अच्छा एक बात और सर, आपने इम्पल्स बोला ना, यहाँ पर कौन सा इम्पल्स समझे, एंगुलर इम्पल्स या आपका बताओ लीनियर इम्पल्स। तो हमने आपको बताया था कुछ भी ना कहा जाए तो उस इम्पल्स को आप लीनियर इम्पल्स ही समझेंगे। कहा ठीक सर। एक बात बताएंगे हमें, अगर मान लेते हैं इसका इम्पल्स अगर हमें निकालना है किसका, एन डैश वेक्टर का, तो अगर इम्पल्स का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो हमें पता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि फोर्स इनटू टाइम, मतलब वो टाइम कौन सा होगा जिस टाइम इंटरवल के लिए वो इवेंट हुआ है। यहाँ पर इवेंट कौन सा हुआ है सर, ये आपका कोलिजन वाला हुआ। कोलिजन कितना देर के लिए हुआ है, तो dt टाइम के लिए हुआ है, मतलब नॉर्मल, मतलब एन डैश, ये वाला एन डैश वेक्टर इंटू dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। किसका, अगर रॉड पे पूछा हमें तो रॉड का चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जितना आएगा वही क्या होगा, इसके द्वारा इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन द रॉड। समझ पा रहे होंगे बात। मगर एक बात समझिएगा, इन डैश का वैल्यू हम निकालने में क्या सक्षम है, मेन बात तो ये हमें निकालना है। तो देखो इसको निकालने के लिए हम सिखाते हैं, यही चीज़ तो पिछली क्लास में बच गया था। तो आगे आइए और हम एक रॉड बना लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। चलो चलो भैया तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये रहा हमारा प्यारा सा रॉड, ठीक है सर, ये हमारा रहा प्यारा सा रॉड। इसका तुम फील कर दो, ये रहा फील हो गया। इसका फोटोकॉपी बना लो, एक फोटोकॉपी और आ जाओ। ये वाला कुछ था, हम तीनों केस इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अगर ऐसा बात है, वाह मास्टर, हमें समझाने के लिए तुम टेंशन ही गोल ले लिए। एक बात बताना, हमसे क्या पढ़े, देखिए ये आपका इस एक्सिस के अबाउट यह तो फिक्स था, यहाँ से छुटका बॉल आता है, इसको यहाँ से टकराता है, कितना V0 से टकराता है। ये आपका आफ्टर कोलिजन वाला केस था, ड्यूरिंग कोलिजन वाला केस था, और ये जस्ट आफ्टर कोलिजन वाला केस था। ये आपका छुटका इधर की ओर कितना चला जाता है ओमेगा से, और यह इधर की ओर हम मान लिए थे इसको V से। और हम यह भी निकाल चुके हैं कि यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कितना निकल कर आया है सर, तो लिखेंगे आपका 6V0 अपॉन 5L, 6V0 अपॉन 5L के बराबर। अच्छा एक बात और बताएंगे, हमसे पूछा था इम्पल्स इम्पार्टेड बाय, हमने माना क्या था कि यहाँ पर आपका कोई एक हिंज था और ये वाला यहाँ पर हिंज आपका वैल्यू कितना माने हुए हैं सर, ये माने हुए हैं हम एन डैश वेक्टर, इधर आपका एन नॉट और एन डैश। यहाँ पर एक आपका नॉर्मल रोड पे हम नॉर्मल दिखा रहे हैं, ये वाला नॉर्मल क्या था आपका एन वेक्टर, और ये वाला आपका था एन डैश वेक्टर। ठीक है, हम देखो निकालने की, आप कैसे निकालें इन डैश वेक्टर की वैल्यू हम आपको सिखाते हैं। एक बात बताना,
हम कहा अच्छा एक बात और बताइएगा, ये वाला अगर हमने सिचुएशन हमने माना था t इज इक्वल टू टी वाला, और ये वाला अगर सिचुएशन को अगर आप मानते हैं t प्लस डी टी वाला, तो यह जो इवेंट हुआ होगा वह बताओ कितने टाइम इंटरवल के लिए, तो बताओ कॉलिजन या डायरेक्ट इवेंट, मतलब समझ जाएंगे आप कि यह आपका जो इवेंट हुआ वह dt टाइम के लिए हुआ है, क्योंकि इन दोनों का बीच का गैप कितना है, dt है, तुमको कहीं नहीं बुझा था। अब बताओ, अब हम लिखते हैं सो अप्लाई एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। तुम बोलते हो का नहीं बोलते हो, तो बताओ तो क्या कहता है, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम थ्योरम कहता है कि टाउ इंटू डी टी, या डी टी या टाइम बोल दी सकते हैं आप, टाउ इंटू टाइम। और टाइम बस ध्यान रखना यह बात कि जो टाइम होता है वह इंटरवल होता है, जिस इंटरवल के लिए ये कोई इवेंट आपका अकर्स हुआ। यहाँ पर इवेंट कौन सा था, कॉलिजन था। कॉलिजन कितने देर के लिए था सर, हमने माना dt, क्योंकि बहुत छोटा टाइम के लिए होता है। ये लगा खट्टा माता झना का कस के, समझा कि नहीं समझा। तो बताओ ये क्या कहता है, यह कहता है टाउ इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा एक बात और, जब हम ये लगा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम किस एक्सिस के बारे की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा ये वाला पिवोट, मतलब इसको पॉइंट हम का नाम दिए थे, ओ दिए थे शायद। तो मोमेंटम थ्योरम अबाउट ओ यहाँ पर ही चिपका देते हैं ना, अबाउट ओ, ठीक है। आइए आगे हम समझाते हैं आपको। तुम बताओ कहाँ पर लिखें इसको, ताकि तुम्हें अच्छा यहीं पर लिख देते हैं ना, आ जाएगा। हमें तुम बता दो कि ये वाला अगर एन डैश वेक्टर की वैल्यू हम निकालना था, तो हमने कहा पहले आप एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाइए। और एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम क्या होता है, टाउ इंटू डी टी। तो हमें बताओ इस फोर्स का इसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क बताओ, कैसे बताएंगे। इसका टॉर्क जीरो है, अरे भैया जीरो है ना, हाँ तो ये तो पता होना चाहिए ना तुमको, ये वैल्यू जीरो होगा। अगर आपका रॉड पर एक और फोर्स लग रहा है आपका एन डैश, क्योंकि टाउ डी टी है कि आपका नेट फोर्स जो लग रहा है, नेट फोर्स का टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर इम्पल्स मोमेंट कहाँ लिखा रहे हैं, एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम लगा रहे हैं, उस एक्सिस के अबाउट आप लिख पा रहे होंगे। अच्छा एंड वेक्टर का अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर आप लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले सॉरी टॉर्क लिखेंगे तो क्या होगा, एफ परपेंडिकुलर इंटू आर या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। और हमें पता है ये ससुरा तुमने पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो आप आर परपेंडिकुलर बोल दीजिए या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ बोल दीजिए, या फिर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर बोल दीजिए, दोनों का मतलब सेम होगा। अब बताओ ये वाला लेंथ मेरा एल था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एन इंटू डी टी। और तुम देखो गलतियाँ क्या करो, हम तुमसे बताते हैं ना, एन इंटू डी टी क्या बात करते हैं, टॉर्क लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं एंगुलर इम्पल्स की जगह हम लीनियर इम्पल्स लिख दिए। कह रहा है मास्टर तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी एक दिन, याद रखना है। बताओ हमें टॉर्क लिख रहे हैं, हम टॉर्क लिख रहे हैं आपका एन, और बताओ इसका परपेंडिकुलर कितना आपका एन इंटू एल इंटू डी टी। करा नहीं बुझाया हमको, देखो तुमको बुझाते हैं। ये हमारा रहा फोर्स, ये हमारा रहा आर परपेंडिकुलर, ये रहा हमारा टाइम, वो आपका डी टी वाला, ठीक। करा वेक्टर कहाँ गया, देखो हम तुमको बताते हैं वेक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको आपका डी टी टाइम के लिए, क्योंकि हमें डी टी टाइम के लिए चाहिए तो इंटीग्रेट ना भी करें तब भी चलेगा, इतना हम लिख सकते हैं। कहा ठीक है, मगर एक बात ध्यान देना, अगर हम इसका वैल्यू लिख रहे हैं ये वाला, तो यह क्या है आपका टॉर्क है, टाउ इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। हमने आपको पढ़ाया था, करेक्ट है पढ़ाए थे, देखो यह पढ़ाए थे कि यह जो टॉर्क है ना, ये हमेशा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन के बराबर होगा। तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो था ही नहीं, तो डायरेक्शन की बात क्या करेंगे। अच्छा अगर डायरेक्शन का बात नहीं करेंगे तो फाइनल के लिए अगर हम बात करते हैं इस सिचुएशन के लिए, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम था फाइनल वाला, और फाइनल वाला एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर था, बाहर की ओर। तुम एक बात बताना, तुम इसको गौर से देखो, अगर इसके अबाउट का टॉर्क अगर ले रहे थे तो टॉर्क का डायरेक्शन भी कहाँ था आपका, बाहर की ओर था। अगर बाहर नहीं होता तो यहाँ पर आप माइनस लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आई चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और ये रिजिड बॉडी कैसा सर, इस एक्सिस के अबाउट मतलब फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन कर रहा, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं, आई एक्सिस इंटू ओमेगा। इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, तो एम एल स्क्वायर बटा 12, एम एल स्क्वायर बटा 2, क्या लिख रहे हैं यार, एम एल स्क्वायर बाई 3 को हम 12 बार बार लिखते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 3 और इंटू ओमेगा, ये वाला हो गया ये वैल्यू। अच्छा इसको अगर यहाँ से हम अगर चिपका दे, एन एल इंटू डी टी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बटा 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, 6v0 अपॉन 5l के बराबर। एक एल से एक एल यहाँ खा जाएंगे और एक एल से एक एल यहाँ शहीद कर देंगे। तो बताना हमें n इंटू डी टी का वैल्यू कितना मिला,
एन इंटू डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिल गया 6v0। अच्छा उसको भी काट छाट दीजिए, इसे काटेंगे 3 दूनाएँ 6, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2mv0 अपॉन 5। समझ में आ रहा है हमारी बात। अच्छा अब कह रहा है मास्टर अब यही तो तकलीफ है, अभी तुम निकाले कहाँ हो, हम तुमको देखो बताते हैं। हम आपसे एक बात करते हैं, अगर यहीं पर अगर हम लगाएं अप्लाई लीनियर इम्पल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम, वो क्या कहता है, वो कहता है F इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। पक्का, हाँ ये वाला ये कहता है। अच्छा अगर देखेंगे रॉड पर, अगर देखेंगे आप तो रॉड का लीनियर मोमेंटम लिखने की कोशिश करते हैं हम। पहले बताओ चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल इसके पास कोई मोमेंटम था नहीं, क्योंकि इसका इनिशियल भी लीनियर वेलोसिटी 0 था, तो इसके पास इनिशियली भी कोई भी लीनियर मोमेंटम नहीं था। अच्छा फाइनल के बाद अगर देखते हैं तो फाइनल हमें पता है जब भी कोई अगर रिजिड बॉडी का अगर हम लीनियर से रिलेटेड चीज़ से अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी बात हम चल जाते हैं किसके पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के पास। मतलब अगर इसका कहीं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ये वाला रहा होगा, ये वाला VCM, हाँ या ना, क्योंकि जब ये अगर चेंज का मतलब अगर हम लिखते हैं तो m इंटू डेल्टा VCM ही तो लिखते थे। तुम ऐसे अगर हो गए तो तुम्हारे खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे अगर हम VCM, ठीक है। अच्छा तो VCM का अगर वैल्यू में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, अरे सिंपल सी बात है ओमेगा इंटू एल के बराबर, क्योंकि यह भी तो सेंटर ऑफ मास भी तो ये आपका क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम VCM का अगर हमें मैग्नीट्यूड अगर लिखना होगा तो VCM का मैग्नीट्यूड कितना आपका ओमेगा इंटू एल, एल का जगह पर यहाँ पर L/2 लिख पा रहे होंगे। कहा बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत तेज हो मास्टर, आ जाओ। अच्छा दूसरा बात लगाना, जब F इंटू डी टी हम लगाते हैं, देखो क्या होता है, F का वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो फोर्स है। अब कहो हम इधर की पॉजिटिव माने कि इधर की पॉजिटिव माने, आप कोशिश करा करो, क्योंकि हमें पता है ना F इंटू डी टी, तो जिधर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो देखो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। इनिशियली तो हमारा 0 था, VCM आपका उधर की ओर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें, मतलब ये वाला हम पॉजिटिव यहाँ लिखते हैं। तो पहला फोर्स हमारा आपका N इंटू डी टी, एन इंटू डी टी। करा वेक्टर कहाँ गया, अरे वेक्टर का ही तो ध्यान हम प्लस माइनस से रख लें, उसके डायरेक्शन का ध्यान, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं एन डैश का, तो इधर क्यों था ये, यहाँ पर आप लिख रहे होंगे आपका एन डैश इंटू, ये फिर से हम वेक्टर लिख दिए, करा नहीं माफ़ी मिलेगा मास्टर तुम्हें, माइनस एन डैश इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब m इंटू VCM। और VCM क्योंकि इनिशियली तो आपका VCM का कोई वेलोसिटी था ही नहीं, तो ये वाला कितना आ गया ओमेगा इंटू L/2 आप लिख पा रहे थे। तो यहाँ पर बताओ कितना आपका यहाँ n। अच्छा एक बात और देखेंगे आप, n इंटू डी टी का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना 2m इंटू V0 बटा कितना आपका 5, माइनस यहाँ पर अब आ जाएगा n डैश इंटू डी टी इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा L/2 के बराबर। तो यहाँ से अब बताओ n डैश इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपका 2m V0 बटा 5 माइनस m का वैल्यू कितना निकाले हैं 6v0 अपॉन 5l इंटू m इंटू l बटा 2। a से खा जाओ, 3 से 3 खा जाओ, इसका वैल्यू कहाँ लिखेंगे, ये आ जाएगा सर, हम आपको लिख के डायरेक्ट बता दें, माइनस mv0 अपॉन 5। एक बार हम देख लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं, आंसर गलती नहीं आना चाहिए, हमारे पास कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। सही है, कहाँ गए, एम ओमेगा वाला सही है, ठीक है ये वाला। अब हमें बताएंगे, हमसे पूछा क्या था, इम्पल्स इम्पार्टेड बाई एन हिंज, तो ये ही वाला तो हमारा का है, इसको हम कहाँ चिपकाएं, ये देखो इसको हम चिपका देते हैं यहाँ पे, ये करा ये तिरछा उर्छा करके लिखता है मास्टर, मूडे ख़राब कर देता है हमारा। इम्पल्स इम्पार्टेड बाई या गिवन बाई, इम्पल्स इम्पार्टेड और गिवन बाई का, गिवन बाई रॉड नहीं, गिवन बाई रॉड नहीं बोलोगे, गिवन बाई एन डैश, समझ गया, आ गया, आशा आप समझ पाएंगे। हम लोग ख़त्म कर चुके हैं आपका प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं आपका कंबाइंड मोशन की तरफ। आशा आप अच्छे समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ अगर दिक्कत हुआ होगा तो हम फिर से आपको समझा सकते हैं। करा वो कैसे समझाओगे मास्टर हमारे लिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, हम लोग अगला टॉपिक्स पे मूव करते हैं, कंबाइंड मोशन, सबसे बेहतरीन टॉपिक्स,
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन रोटेशनल डायनेमिक्स। इसके बिना हर कुछ अधूरा है। अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब चीज़ें सेपरेट में पढ़ा। आपने प्योर रोटेशन पढ़ा, पहले आपने क्या पढ़ा था शुरुआत में, सबसे पहले क्या रिजिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी का मोशन कैसा था। तो रिजिड बॉडी का मोशन दो तरफ का, एक आपका प्योर ट्रांसलेशनल, फिर आपका प्योर रोटेशनल। प्योर ट्रांसलेशन कैसे कैसे हुआ वो हम लोगों ने डिस्कस किया, प्योर रोटेशनल हमने डिस्कस किया। अब दोनों का मिक्स जिसे हम कहेंगे कंबाइंड मोशन। पहले आप तो डेफिनेशन इसका लिखेंगे, हम लोग तब आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो हमको ज़रूर बताओगे मास्टर, तुम नहीं कैसे समझ में आएगा। और आज हम लोग कंबाइंड मोशन में, अच्छा ये हो गया। देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं सर, कोशिश तो करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग ख़त्म कर लें। प्योर रोलिंग तक अगर पहुँच जाए तब तो मज़ा ही आ जाए। आइए जल्दी से कंबाइंड मोशन, ज़रा सा आप हेडिंग डालिएंगे, अति कंबाइंड मोशन नया टॉपिक से, और हम आपको कुछ चीज़ें इसमें लिखवाते हैं और आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, लिखिएगा कि इफ़ द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी नाइदर प्योर ट्रांसलेशनल नॉर प्योर रोटेशनल। अभी हम समझाते हैं नॉर प्योर रोटेशनल द मोशन इज said to be combined motion। क्या कह रहा है, हम यही तो समझाने के लिए आए हैं कि क्या कह रहा है। देखो जरा, हमारे राहुल गांधी कह रहे हैं ये सब, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। देखो तुम बताना हमें, कर ऐसे तुम होगे हैं। अब सही है, एकदम पक्का। अब देखो एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये आपको एक रिजिड बॉडी था, अगर यह रिजिड बॉडी सिंपली अगर ऐसे मूव करता हो, मतलब ये घूमे ना, ये रोटेट ना करे, ये जिधर मूव करना हो ऐसे मूव करे तो ऐसे मूव कर जाए, इधर मूव करे इधर मूव कर जाए, मतलब हर पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ एक ही वेलोसिटी हो, जिससे हम लीनियर वेलोसिटी कहेंगे, तब ऐसे मोशन को हम क्या कहते थे सर, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ या ना। उस केस में आपका हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस उस केस को कर चुके हैं। प्योर रोटेशन क्या था, यह अगर कोई रिजिड बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, या जैसे हिंज कह दीजिए, अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग जाए, ये आगे ना बढ़े, तो उस मोशन को हम कहते थे प्योर रोटेशनल मोशन। अब क्या करें, ये भैया घूम भी रहा और आगे भी चल रहा है। देखो इससे हमने पेन को स्पिन करके हम क्या मारा मुँह पे एक धमाक से, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला